हेलो नन्हे मुन्नो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 8। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर्स को और कुछ इतिहास के चैप्टर्स को, हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर किया है। तो उन वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि एक वीडियो जो है, आगे वाला जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो पार्ट 4 से जो हमने देखा है, तो वो 4, 5, 6, 7 जो भी चैप्टर हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, विविधता में एकता या एक में अनेक। हम जानते हैं कि जैसे भारत जो कि इतना विशाल देश है, फिर भी यहाँ पर विविधता में अनेक अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाजों के होते हुए भी हमें यहाँ क्या देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि क्या कथन दिया उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने, हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गवा सकूं। मतलब इनका कहना यह है कि मतलब डायरेक्टली तो ये ऐसा कह रहे हैं कि अनेकता में एकता के स्पर्श, तो अनेकता में एकता के स्पर्श कहाँ पर होता है, भारत में होता है ना। तो मतलब ये कहते हैं कि मैं हमेशा भारत में ही रहूं, इनका कहना ये है ना। हे ईश्वर, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गवा सकूं। हमेशा मतलब मुझे ये इस अनुभूति होती रहे कि अनेक होते हुए भी हम कैसे हैं, एक हैं। फिर नेक्स्ट है श्री अरविंद का कथन है ये, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। मतलब भारत की विशेषता बताते हुए इन्होंने कहा है कि भारत कैसा देश है, विविधता में एकता के दर्शन करवाने वाला देश है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इस चैप्टर में, पहले हम जब भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम किन किन टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में विविधता में एकता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि भारत की विविधता के कौन कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है, मतलब सबसे ज्यादा उनका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगा सकते। तो ये 3 पॉइंट्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। आई होप आपको अभी तक क्या हमने क्या क्या पढ़ना है हमें ये समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप भी ऐसे ही एक कॉपी लेके, बुक लेके बैठ जाया करिए और पढ़िए, पढ़ा करिए, जिससे आपको भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, भारत जो कि हमारा देश है, एक विशाल देश है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विविधता में एकता। विविधता का मतलब क्या है, विविधता का मतलब ये है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। विविधता में किसके दर्शन होते हैं हमें, एकता के, है ना। देखिए अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके रीति रिवाज अलग है। ठीक है, और रीति रिवाज के साथ साथ इनका जो पहनावा है वो भी अलग है ना। किसी का पहनावा कुछ और है, किसी के धर्म में शादी में कुछ और पहना जाता है, किसी के धर्म में कुछ और कलर पहना जाता है। तो जो मतलब बोलना चाहिए क्या, कि जो पहनावा है वो भी कैसा है, अलग अलग है। देखिए इतनी भिन्नता हमें देखने को मिल रही। खान पान भी देखने को हमें अलग अलग मिलता है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है ना। और फिर उसके बाद हमें और क्या विविधता देखने को मिलती है इसमें, कि खान पान के साथ धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, भाषाओं में भी भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तर भारत में अलग भाषा, दक्षिण भारत में अलग भाषा, है ना। इन सब के बावजूद भी हम सब क्या है, एक है। तो यही है कि भारत में विविधता के भारत की विविधता में भी हमें एकता देखने को मिलती है। इतने बड़े विशाल देश में इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि हम भारतवासी हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में हमें और विविधता देखने को मिलती है। देखिए पहला क्या है, भूदृश्य। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यात्रा करते हैं तो यात्राओं के दौरान हमें देखने को मिलता है, किसी एक क्षेत्र में हमें नदियां देखने को मिलती हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहीं मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, विविधता है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परिधान और भोजन। परिधान का मतलब होता है कि किस प्रकार के वस्त्र लोगों के द्वारा पहने जाते हैं, और भोजन, भोजन मतलब किस प्रकार का भोजन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम पंजाब में देखें तो लस्सी, दूध, दही, घी ये देखने को मिलता है। राजस्थान में देखें तो दाल बाटी चूरमा देखने को मिलता है ना। तो भोजन के क्या है, अलग अलग प्रकार। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो लाइट फूड, जैसे कि हमारा ये क्या बोलते हैं, डोसा, इडली, सांबर, ये सब देखने को मिलता है हमें। भाषाएं, भाषा में भी देखिए विविधता देखने को मिलती है ना। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं हमें देखने को मिलती। मतलब भाषाओं में भी पर्याप्त विविधता है हमारे देश में। लिपि, लिपि का मतलब होता है कि लिखने के तरीके, है ना। तो अब देखिए हमारी जो लिखने की लिपि है वो अलग होती है ना। लिपि में भी हमें पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। रीति रिवाज, रीति रिवाजों में भी पर्याप्त विविधता हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे देखें तो किसी और फेस्टिवल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसी और क्षेत्र में हम जाएंगे। जैसे अगर अभी हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी क्या है, छठ पूजा, बहुत छठ पूजा चल रही, तो वहां पर क्या है, छठ पूजा का एक बहुत विशेष महत्व है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए ये जो सभी है, इन सभी से क्या होता है, ये जो सभी विशेषताएं हमने देखी हैं, ये भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाती हैं। जो भूदृश्य है ना, जो परिधान और भोजन है, भाषाएं हैं, लिपि है, रीति रिवाज, ये क्या सब करते हैं, ये भारत की समृद्ध विविधता को दर्शाती है। और यही कारण है कि जो ये पर्यटकों को प्रभावित करती है। जो भारत के बाहर से लोग आते हैं उनको यही चीज प्रभावित करती है कि विशाल, इतना विशाल देश होने के बावजूद भी लोगों की क्या है, पहनावा अलग अलग है, भोजन अलग अलग है, भाषाएं, लिपि, रीति रिवाज सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक है, एक देश में रह रहे हैं। तो यही बात पर्यटकों को प्रभावित भी करती है और उन्हें भारत भ्रमण के लिए आकर्षित भी करती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, 20वीं शताब्दी के अंत में। अब क्या हुआ 20वीं शताब्दी के अंत में, इसको देखते हैं हम। देखिए भारत के एक राष्ट्रीय संगठन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, है ना, भारत के एक राष्ट्रीय संगठन जो क्या है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना, परियोजना का नाम क्या है, भारत के लोग परियोजना, ये परियोजना का नाम है, के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया, है ना। सर्वेक्षण करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, योजना बना दी जाती है या फिर कोई संगठन बना दिया जाता है। तो अब इस संगठन ने सर्वेक्षण में क्या पाया कि इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। 25 लिपि है और 325 भाषाओं की गणना की गई। मतलब ऐसी 325 भाषाएं जिसमें 25 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय, जन्म स्थान मतलब जहां हमारा जन्म हुआ है ना, के निकट या अपने मूल समुदाय, मूल का मतलब होता है कि जो हमारा मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिसके हम वंशज हैं, है ना। मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को क्या कह दिया जाता था, प्रवासी भी कह दिया जाता था। प्रवासी का मतलब क्या होता है, परदेश में रहने वाला, ठीक है। प्रवासी का मतलब क्या होता है, जो देसी ना हो, परदेश में रहने वाला। हमारे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि ये कब मनाया जाता है, रहने वाला कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश मतलब अपने देश भारत आए थे। महात्मा गांधी वापस आए थे, कहाँ से आए थे, महात्मा गांधी वापस आए थे कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। वो भ्रमण किया करते थे तो दक्षिण अफ्रीका से वो 9 जनवरी को वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मय पूर्वक क्या कथन कहा था, उनका कथन दिया हुआ है कि क्या नाम है इनका, विसेंट स्मिथ। और ये कौन है, ब्रिटिश इतिहासकार है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। अचंभित कर देने वाली विविधता मतलब क्या है, जो हमने अभी पीछे पॉइंट देखे कि भूदृश्य, ठीक है, जो हमने भूदृश्य देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, पहनावा देखा, फिर उसके बाद भाषा देखी, पहनावा, भाषा, लिपि,
खान पान, ये सभी क्या है, विविधता है ना। इतनी विविधता के बाद भी भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। मतलब इतने विविधता होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो इसका उत्तर कैसे, कि भारत का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि भारत में बहुत क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि विविधता होते हुए भी कैसे हम सब, मतलब सभी क्षेत्रों में हमें कुछ, मतलब हम में समानता देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, सभी के लिए भोजन, है ना। पहला पॉइंट हमारा क्या है, सभी के लिए भोजन। अब हम ये देख रहे हैं, जो हमारा हमने 3 टॉपिक देखे थे कि हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो उसमें अब हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला ये था कि भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, अर्थ वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि विविधता में सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा सभी के लिए भोजन। अब देखिए क्या है, देखिए भोजन के क्या है, अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत में अगर हम ये देखें कि हजारों प्रकार के पकवान हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित अनाज हैं, जैसे चावल, घी लिखा हुआ है ना, चावल, अब जी क्या होगा, जी थोड़ी घी होगा, है ना। चावल, घी, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी तथा विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग किया जाता है। ऐसी कहीं भी जगह नहीं। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो इडली बनती है। देखिए भोजन का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन वो जिस कच्ची सामग्री से बन रहा है उसमें लगभग समानता है। जैसे चावल, इडली बन रही तो किससे बन रही, चावल से बन रही है ना। घी का उपयोग, पंजाब में अगर घी का उपयोग हो रहा है तो घी तो सभी जगह सेम ही होगा ना। रोटियां बन रही हैं तो रोटियां गेहूं की बन रही हैं, बाजरा, ज्वार, ये सभी क्या है, सामान्य है, सभी में समानता है। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मुख्य अनाज कहा जाता है, क्योंकि लगभग ये सभी पूरे भारत में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ मसालों के बारे में देखें, जो मसाले क्या है, कौन कौन से, हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे भारत में होता है। मसालों का उपयोग तो सभी कहते हैं, है ना। खाने को टेस्टी बनाने के लिए सभी मसालों का उपयोग लगभग करते हैं। तो पूरे भारत में देखिए विविधता तो है, कि मतलब अगर जैसे हम उत्तर भारत में देख लें तो अगर कहीं हमें दाल बाटी देखने को मिल रही है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, राजस्थान में हमें दाल बाटी देखने को मिल रही है, पंजाब में हमें क्या, मक्के की रोटी देखने को मिल रही है ना, मक्के की रोटी। और अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, डोसा मिल रहा है, इडली मिल रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजों, इनमें भिन्नता तो है। देखिए खाने के प्रकार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जिस कच्ची सामग्री से ये बनाए जा रहे हैं, जो मुख्य अनाज इसमें यूज किया जा रहा है, उसमें समानता है। तो ये क्या है, विविधता में एकता के दर्शन है ना। कि कैसे हम भिन्न होते हुए भी समान है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे भोजन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस मुख्य सामग्री का हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एक है। जिसे देखिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों और दालों के क्या है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, किस प्रकार के अनाज और दाल प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर राजमा, ये उत्तर की बात हो रही है ना, जम्मू कश्मीर साइड में राजमा, यहाँ पर भी पंजाब में लोबिया, मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल, छोले, बाजरा, चावल, मक्का। देखिए ये क्या है, ये हमारा उत्तर वाला पार्ट है। यहाँ पर हमें क्या आ जाता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब आ जाते हैं। इधर इस पार्ट में अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात हमें देखने को मिलता है। बीच वाले क्षेत्र में हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है। और दक्षिण में केरल, कर्नाटक, गुजरात, सॉरी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। और इधर साइड अगर हम देखें तो चावल, अरहर दाल, तो देखिए सभी जगह क्या है, समानता तो देखने को मिल रही है ना। तो यही कारण है कि भोजन, मुख्य भोजन भले ही अलग है, लेकिन जो भोजन के लिए कच्ची सामग्री यूज की जा रही है वो क्या है, समान है। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, वस्त्र और परिधान, मतलब किस प्रकार से लोगों का पहनावा क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग वस्त्र का धारण करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, एक स्त्री है जो साड़ी पहने हुए है। वैशाली, वर्तमान बिहार में प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति। मतलब ये बहुत पुराना है ये इतिहास, है ना। तो देखिए पहले हम क्या देखते हैं कि बहुत, ये जो साड़ी है,
सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है जिसे क्या कहा जाता है, साड़ी कहा जाता है ना। ये मुख्यतः कपास से बनाई जाती है और रेशम के धागे से बनाती है, परंतु आजकल कृत्रिम या सिंथेटिक कपड़े से भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय, अगर जैसे हम देखें कि भारतीय वेशभूषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साड़ी एक मुख्य परिधान के रूप में सामने आती है। साड़ी को पहनने के तरीके भले ही अलग अलग हो सकते हैं। आजकल मतलब साड़ी ड्रैपिंग का भी चलता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से साड़ी पहना सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि एक साड़ी को 365 तरीके से पहना सकते हैं कि एक साड़ी आपके लिए एक साल के लिए अलग अलग तरीके से आप पहन सकते हैं। इतनी भी लोगों में बोलना चाहिए कि विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, साड़ी क्या है, भारत का मुख्य परिधान माना जाता है। इसी में प्रकार में हम देखते हैं कि साड़ियों के प्रकार कौन कौन से, तो बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूंगा, है ना, मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला। अब देखिए, अब इसके क्या है, हम कुछ अलग भी ये भी देख सकते हैं कि इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। जैसे कि साड़ी क्या है, सैकड़ों प्रकार के इसके रूप हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि साड़ी के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, सिर्फ इसे पहनने का तरीका, पहनावा अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने भोजन के बारे में देखा कि मुख्य जो भोजन बन रहा है वो भले ही अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन जो भोजन हम कच्ची सामग्री जो भोजन के लिए यूज कर रहे हैं वो तो एक है। साड़ी तो एक ही है ना पहनावे में, भले ही साड़ी को हम अलग अलग तरीकों से पहन रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग तरीके से साड़ी पहन रहे हैं, है ना। इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, मतलब कपड़े में ही प्रिंट कर दिया जाता है, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर क्या किया जाता है, छापा जाता है ना। हैंडलूम साड़ियां भी चलती हैं आजकल बहुत सारे। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रंग से कई रंग बनाए जा सकते हैं। इस तरह साड़ियों का क्या रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण है ये, है ना। तो इसमें कुछ कपड़े क्या होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें विविध विधियों से भी तैयार किए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो कपड़े पर ही उकेर दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वस्त्र और पहनावा हमारा किस प्रकार से अलग अलग तो है। साड़ी का पहनावा हर क्षेत्र में अलग अलग है, लेकिन पहन तो सब साड़ी ही रहे हैं ना, है ना। जैसे कि हमने अभी देखा कि साड़ी क्या है, साड़ी को पहनने के तरीके अनेक हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम साड़ी को पहन सकते हैं। साड़ी एक ही है ना, लेकिन इसे पहनने के क्या है, सिर्फ तरीके अलग अलग हैं। ये एक समुदाय, एक दूसरे क्षेत्र, या फिर देखिए क्षेत्रों में भी भिन्नता हो सकती है, या फिर समुदाय में भी भिन्नता हो सकती है कि एक समुदाय के लोग साड़ी को दूसरे तरीके से पहनते हो और दूसरे समुदाय के लोग साड़ी को अलग तरीके से पहनते हो, लेकिन पहन तो साड़ी ही रहे हैं ना। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके, ये क्या लिखा हुआ है, तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन ये एक ही प्रकार का परिधान है, अंतोगत्वा ये क्या है, एक ही प्रकार का परिधान है। मतलब अंत में ये कहा जा सकता है कि एक ही प्रकार का परिधान है जो क्या है, साड़ी है। विदेशी यात्री इस सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीके को देखकर क्या हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। मतलब उन्हें ये पहनावा बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब साड़ी का देखिए एक ही प्रयोग नहीं किया जाता कि इसे सिर्फ पहनने के लिए प्रयोग किया जाए। महिलाएं साड़ी के एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा, मतलब साड़ी को एक ड्रेस के रूप में पहनने के अलावा अन्य कर्मों में भी इसका, अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक पेड़ की टहनी है, यहाँ पर साड़ी से क्या किया, एक बच्चे को झूला जैसा बांध दिया गया, तो ये साड़ी क्या बन गई, झूला बन गई। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति, एक जो महिला है, ये अपना आंचल, इसे क्या कहते हैं, इसे आंचल कहते हैं, अपना ये पल्लू, इसे पल्लू कहते हैं, तो पल्लू फैलाकर यहाँ पर क्या है, खड़ी हुई है, और एक व्यक्ति इसमें क्या दे रहा है, अनाज दे रहा है। तो ये क्या है, इस कंटेनर का भी काम कर रही है साड़ी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट और देख सकते हैं कि और साड़ी का प्रयोग किस रूप में होता है। देखिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या है। देखिए साड़ी को ही इन्होंने क्या किया है, साड़ी को ही यहाँ पर ऐसे फैला लिया है पानी में। इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ चीज पकड़ भी सकते हैं, या कुछ चीज अगर जैसे हमें कुछ इसमें पानी में धोना है तो हम इसे धो भी सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह धोना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर देखिए साड़ी का पल्लू फैलाकर इन्होंने साड़ी के पल्लू को ही क्या बना लिया, तकिया बना लिया। साड़ी के पल्लू को इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। मतलब यहाँ पर क्या है, इन्हें कलसे का वजन ना लगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए साड़ी को ऐसे ओढ़ भी लिया जाता
है ना। जैसे अगर कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसके उनके सामने क्या पल्लू कर लिया जाता है। तो साड़ी के सिर्फ एक उपयोग नहीं है कि साड़ी को सिर्फ हम पहनते हैं एक परिधान के रूप में, साड़ी के अनेक उपयोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि भारतीय महिलाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने जो भोजन वाला टॉपिक देखा और जो परिधान वाला टॉपिक देखा, तो इसमें किस प्रकार से विविधता होते हुए भी हम में समानता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, कौन सी विविधता में हमें समानता देखने को मिल रही। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, त्योहारों में विविधता, है ना। भारत की क्या है, भारत में त्योहारों में भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके क्या है नाम अलग अलग है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, नाम भले ही अलग अलग है लेकिन त्योहार तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग होने से क्या होता है। 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, है ना, ये इसमें उदाहरण बताया गया। ये क्या है, इसका उदाहरण है यहाँ पर। जैसे कि हमने साड़ी के लिए उदाहरण देखा, भोजन का उदाहरण देखा, तो वैसे ही हम यहाँ पर त्योहार का उदाहरण देख रहे हैं कि 14 जनवरी को जो मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व, भारत के विभिन्न भागों में किस लिए मनाया जाता है, फसलों की कटाई का ये सूचक होता है ना। तो इसके लिए क्या है, देखिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए अगर हम पंजाब साइड में देखते तो इसे क्या कहा जाता है, लोहड़ी या फिर माधी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम इस क्षेत्र में देखते हैं तो ये फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है शिशुर संक्रांति, इस क्षेत्र में खिचड़ी पर्व। और अगर हम यहाँ देखते हैं मकर संक्रांति, ये यहाँ इस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो क्या है, उत्तरायण, मतलब सूर्य का उत्तरायण होना है, इसे भी मकर संक्रांति ही कहा जाता है, लेकिन सिर्फ नाम अलग अलग है। कहीं मकर संक्रमण, है ना, फिर यहाँ पे कहीं क्या कहा जाता है, पोंगल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। फिर मकर संक्रांति, ये बिहू, बिहू असम में कहा जाता है ना, बिहू किस कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है। देखिए एक ही त्योहार है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसके क्या है, नाम कहीं कहीं समानता देखने को मिलती है और कहीं कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, तो क्या है, त्योहारों में मतलब त्योहार तो एक ही है लेकिन फिर भी इनमें क्या है, भिन्नता देखने को मिल रही। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट देख लिए, 3 पॉइंट कवर किए। एक है भोजन वाला, दूसरा कौन सा देखा हमने, वस्त्र या आभूषण वाला, सॉरी वस्त्र वाला, परिधान का, है ना, और तीसरा हमने क्या देखा, त्योहारों का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हमारे। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाकाव्य का विस्तार, है ना, मतलब हम साहित्य की ओर अब चल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। कितने उदाहरण देख लिए हमने, एक हमने देखा भोजन वाला। देखिए बार बार बताने का कारण ये है कि आपको, अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं तो आपको इतना दिमाग में बैठ जाए आपके कि आपको अगर आप एक बार भी रीडिंग कर ले तो आपको याद रहेगी चीज, है ना। भोजन, फिर हमने क्या देखा, परिधान वाला, वर्ड आपको याद रखने हैं अच्छे से। पहला भोजन देखा, दूसरा परिधान देखा, तीसरा क्या देखा हमने, तीसरा देखा त्योहारों में भी किस प्रकार से विविधता होते हुए भी हमारा भारत एक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा साहित्य, साहित्य में विविधता क्या है, विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य बहुत विविध है और विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से हमारा जो भारतीय साहित्य है वो एक विशेष स्थान रखता है, बहुत धनी साहित्य हमारा भारतीयों का। फिर देखते हैं भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद भी सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों और चिंताओं को साझा किया। देखिए साहित्य को क्या कहा जाता है, साहित्य क्यों कहा जाता है, समाज का आईना है ये। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार का साहित्य लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे अगर मान लीजिए किसी समय पर धर्म का अधिक प्रभाव है तो उस समय के जो साहित्यकार है वो धार्मिक ग्रंथ ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। अगर कहीं युद्ध की बातें हो रही हैं तो जो उस समय के साहित्यकार है वो युद्ध पर रचनाएं लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो क्या है, समाज का आईना है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। हमारी जो भाषा है, जो लेखन की शैली, इसमें तो विविधता है ही, इसमें विविधता होने के बावजूद भी भारतीय साहित्य में हमें क्या है, समान विषय और चिंताओं को साझा किया जाता है। आज थोड़ी सर्दी है इसीलिए आवाज शायद चेंज आ रही होगी, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, किसका चित्र दिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र, 18वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में, है ना। देखिए क्या है, ये दिखा रहा हूँ, ये रावण दिख रहा है, ये है ना, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये रामायण से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये सीता माता को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो ये घायल हो गए थे, है ना, ये भी दिखाया गया है।
देखिए, जब साहित्य की बात हो रही है तो हम क्या एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है क्या है, पंचतंत्र, इसके बारे में बात करते हैं। जो पंचतंत्र का मूल संस्कृत पाठ है, ये कितना है, 2200 वर्ष पुराना है। कितना, 2200 वर्ष पुराना है। ठीक है, इतना 2200 वर्ष पुराना है। देखिए, इतना पुराने होने के बावजूद भी आज भी पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन्हें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं भी देती हैं, है ना। पंचतंत्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में ही देखने को मिलता है, अनेक भाषाओं में इसका क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। अब देखिए क्या है ये, मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। बहुत सी जीवन की छोटी छोटी सीख हमें पंचतंत्र के माध्यम से मिलती है। फिर देखते हैं इसका जो मैंने अभी बताया, इसका जो मूल संस्कृत पाठ है वो लगभग कितना, 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण मतलब अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में, मतलब हर भारतीय भाषा में हमें पंचतंत्र देखने को मिलती है। वास्तव में यह भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। इतना प्रसिद्ध है ये पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। मतलब कितनी, 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक इसके अनुवाद हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के, अभी हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हमने पहले कौन सा देखा, पंचतंत्र के बाद पंचतंत्र देखा। अब सेकंड हम देखते हैं कि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका अनुवाद और रूपांतरण जो है 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत और भारत से बाहर भी क्या किया जा रहा है, अनुवाद भी किया जा रहा है और रूपांतरण भी किया जा रहा है। कुछ वर्षों पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए सर्वेक्षण में, एक जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने क्या पाया कि लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया गया। मतलब सिर्फ तमिलनाडु में ये हाल है, मतलब तमिलनाडु में सिर्फ ये स्थिति है कि महाभारत के 100 से अधिक स्वरूप देखने को मिले। तो पूरे भारत में या विश्व में कितनी विविधताएं यहाँ इसमें देखने को मिलेंगी, कितने अधिक रूपांतरण यहाँ देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि महाभारत और रामायण में है क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत में क्या है, महाभारत में जो है, महाभारत 7000 पृष्ठों की, कितने, 7000, मतलब 7000 पेजों की क्या है, ये दोनों संस्कृत के क्या है, महाकाव्य। और किस भाषा में लिखे गए थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। जिसमें क्या करते हैं, महाभारत में क्या करते हैं, जो नायक है ना, जो मतलब बोलना चाहिए कि जो नायक मतलब मेन हीरो जो है वो किसके लिए युद्ध करते हैं, वो युद्ध करते हैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। ठीक है, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, मतलब धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, ये युद्ध करते हैं। फिर उसके बाद महाभारत में किस किस का युद्ध होता है, तो महाभारत में पांडवों की तरफ से कौन रहते हैं, श्री कृष्ण, है ना। अर्जुन के क्या होते हैं, ये सारथी बनते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की सहायता से जो उनके चचेरे भाई होते हैं, जिन्हें जो क्या होते हैं, कौरव। पांडव कितने भाई होते हैं, 5, और कौरव कितने भाई होते हैं, 100। तो जो ये 100 कौरव होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको ये जो पांडव है श्री कृष्ण के साथ मिलकर इनको पराजित करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें रामायण के बारे में, तो जो रामायण है, रामायण में क्या होता है, जो श्री राम होते हैं, मतलब बहुत सी इनकी बाल लीलाओं के बारे में भी चर्चा हुई है। श्री राम और जो लक्ष्मण जी होते हैं वो क्या करते हैं, 4 भाई होते हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ जाते हैं, वनवास को जाते हैं, और हनुमान जी की सहायता से ये क्या करते हैं, सीता जी को, हनुमान जी की सहायता से ये सीता जी को ढूंढते हैं, जिसको कौन ले जाता है, रावण ले जाता है अपनी लंका पे। और यहाँ पर ये क्या बताते हैं, श्री राम जी रावण का वध करके ये बताते हैं कि नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए तो श्री राम को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना, कि मर्यादाओं पर किस प्रकार चला जाता है, ये हमें श्री राम से सीखना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि महाभारत और रामायण में आखिर है क्या। वैसे तो आप अपने घरों में रामायण महाभारत देखते ही होंगे, टीवी पे एपिसोड जो आते हैं। अब देखिए, ये हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ का चित्र है ये,
पंच पांडव तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता हुआ नक्काशीदार पत्थर। ये क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पांडवों को ये दर्शा रहे हैं। इरुला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। मतलब क्या है कि हर क्षेत्र में हमें, मतलब जो हर क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, हर क्षेत्र का भी एक अलग साहित्य देखने को मिलता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जिस जिस क्षेत्र से, मतलब लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी जो महाभारत है वो संबंधित है, हमारे क्षेत्र से भी पांडव यहाँ से गुजरे थे, है ना। तो इसे बताने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग साहित्यों का सृजन करते रहते हैं। 5 पांडवों के आपको नाम याद है कि नहीं याद है? जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम क्या था, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। इसमें से जो सबसे बड़े धनुर्धारी कौन थे, ये थे अर्जुन, है ना। ये 3rd नंबर के थे, इसलिए मैंने उस पर सर्कल किया है। अब इसमें कौन से क्या बनाए इन लोगों ने, क्या पता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ, बहुत से समुदायों में रामायण और महाभारत के अपने संस्करण भी है। कारण क्या है, ये मैंने बताया जो कि कारण ये है कि ये अपने समुदायों का जुड़ाव भी महाभारत और रामायण से बताना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने संस्करण भी बनाए हैं। उन्होंने महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी, मतलब जो बातें हैं उसको भी संरक्षित रखा है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो महाभारत और रामायण का जो इतिहास है वो हमारे समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि भील, गोंड, मुंडा जैसी जो जनजातियां हैं, उन समुदायों में ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जो हमने कहा देखा था स्टार्टिंग में, देखा था कि भारत के लोक परियोजना है, में वे भारत के महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हो। मतलब हर स्थान पर पांडव गए हुए हैं, हर स्थान से जो महाभारत है, अगर पांडव संबंधित है तो महाभारत भी उस चीज से संबंधित है। और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। किसने कहा है, के.एस. सिंह ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से भारत में विविधता होते हुए भी एकता के दर्शन है। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा भोजन के लिए, है ना। भोजन के बाद हमने क्या देखा, परिधान। एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। परिधान के बाद हमने क्या देखा, त्योहार। त्योहार के बाद एक पॉइंट हमने और देखा, साहित्य। किस प्रकार से रामायण और महाभारत का जो साहित्य है वो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हम रख सकते हैं, जैसे कि भारतीय जो शास्त्रीय कला है ना, जो शास्त्रीय कला है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि विविधता होते हुए भी हमें भारत की एकता के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। चैप्टर छोटा था इसलिए हमने इसका एक ही वीडियो बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।